आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। आज इस वीडियो में आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, खासकर रासो उत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इसमें विभिन्न विद्वानों का क्या मत है, रासो की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, विभिन्न विद्वान अपने अपने तरीक़ों से यहाँ कहा है और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आदिकाल से यहाँ से प्रश्न बनता है रासो शब्द की उत्पत्ति से। कई बार परीक्षाओं में, या टीजीटी पीजीटी हो या यूजीसी नेट या अन्य भी महत्वपूर्ण जो हिंदी साहित्य से जुड़े जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, रासो की उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण बिंदु है आदिकाल का, और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति निम्न किस प्रकार से बताई है, इसके विषय में जानेंगे। और सभी लोग याद रखिएगा, जो शब्द है सो मिला जुला है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है और इसी कन्फ्यूजन के चलते यहाँ से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। गारसा दत्तासी प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य की समीक्षा इन्होंने की है। इन्होंने हिंदी साहित्य पर एक रचनाएं लिखी है, पहले की वीडियो में बताए भी हैं। गारसा दत्तासी रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानते हैं। गारसा दत्तासी रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानते हैं। कहाँ से मानते हैं? राजसूय। गारसा दत्तासी राजसूय। हर प्रसाद शास्त्री प्रमुख हिंदी के समीक्षक आलोचक इस प्रकार से हुए हैं। हिंदी साहित्य इन्होंने भी लिखा है। तो हर प्रसाद शास्त्री राज यश से मानते हैं। हर प्रसाद शास्त्री, शास्त्री जी को यश मिला, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। हर प्रसाद शास्त्री, शास्त्री जी को यश मिला, तो हर प्रसाद शास्त्री राज यश। गारसा दत्तासी राजसूय। तो गारसा दत्तासी, गारसा एक विदेशी नाम है, अंग्रेजी नाम है। गारसा को सूई मिला, शास्त्री जी को यश मिला। ये ट्रिक करने की एक तरीका है। नरोत्तम स्वामी, नरों में उत्तम नरोत्तम, नरोत्तम स्वामी रासक। रासक नरों में उत्तम, नरोत्तम स्वामी राक्षस। इसको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं हम लोग, नरों में उत्तम नरोत्तम, या भगवान राम से इसको जोड़ सकते हैं, नरों में उत्तम। उस समय में जब त्रेता में उतार लिए तो नरों में उत्तम कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि मनुष्य के रूप में उतार लिए थे, तो नरों में उत्तम थे। और उन्होंने राक्षसों को मारा था। रासक को राक्षस से जोड़ देंगे हम लोग, राक्षस। तो नरोत्तम स्वामी रासक, नरोत्तम स्वामी को क्या हो जाएगा? रासक हो जाएगा। कविराज श्यामल दास रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानते हैं लोग। कविराज श्यामल दास, श्यामल दास क्या मानते हैं? रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। तो श्यामल दास जी का देख लीजिए। आगे है काशी प्रसाद जायसवाल। इन्होंने भी रहस्य से ही माना है। काशी प्रसाद जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। और कविराज श्यामल दास भी रहस्य से मानते हैं। नरोत्तम स्वामी रासक से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी के विषय में 3-4 प्रश्न परीक्षा में आ ही जाता है। रामचंद्र शुक्ल रसायन से मानते हैं। रास या रासो, रसायन महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी रास, नंद दुलारे वाजपेयी भी महत्वपूर्ण है। नंद दुलारे वाजपेयी रास, नंद दुलारे कृष्ण को कहा जाता था, भगवान कृष्ण को नंद दुलारे। वो क्या करते थे? रास करते थे, रास लीला करते थे।
जोड़कर इससे हमें याद रखने में आसानी होता है। नंद दुलारे भगवान कृष्ण या वाजपेयी जी, तो मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी बचपन में रास करते होंगे, सभी लोग करते हैं, तो नंद दुलारे से ज़्यादा आसान है नंद दुलारे रास से। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक, रासक ऊपर भी हम लोग देखे थे नरोत्तम स्वामी का रासक, और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी रासक से मानते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी रासों की उत्पत्ति रासक से मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी, क्या है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी राउस या रस से मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी प्रमुख हिंदी के समीक्षक हुए। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी राउस या रस से मानते हैं, और दशरथ शर्मा भी रासक से मानते हैं। तो रासक वाले देखिए हम लोग 3 हो गया, दशरथ शर्मा, दूसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और तीसरे नरोत्तम स्वामी, और माता प्रसाद गुप्त। बहुत महत्वपूर्ण है माता प्रसाद गुप्त, कई बार परीक्षाओं में माता प्रसाद गुप्त से प्रश्न आ चुका है। माता प्रसाद गुप्त भी रासक से मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त भी रासक से मानते हैं, और गणपति चंद्र गुप्त भी रासक से ही मानते हैं। रास, रासा, रासो, रासो, मतलब आप देखते होंगे कोई भी शब्द की जब उत्पत्ति होती है तो उसको टूटे फूटे शब्दों में सबसे पहले चलता है, धीरे 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 उसकी समृद्धि आती है। तो गणपति चंद्र गुप्त भी रासक, माता प्रसाद गुप्त भी रासक, दशरथ शर्मा भी रासक, और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी रासक से मानते हैं, और नरोत्तम स्वामी भी रासक से मानते हैं। आगे है रासो साहित्य की प्रमुख रचनाकार, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित है। शुक्ल जी के अनुसार परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होता है, तो आइए हम लोग शुक्ल जी के अनुसार इसको देखते हैं। यहाँ है दलपति विजय, क्या है, दलपति विजय, रचना खुमान रासो। खुमान रासो के रचनाकार कौन है, दलपति विजय हैं, और रासो साहित्य ये भी है। समय 9वीं शताब्दी, वीर रस में है वो, दलपति विजय वीर रस में है, भाषा राजस्थानी भाषा है, और काव्य रूप प्रबंध काव्य के रूप में जाना जाता है। दलपति विजय खुमान रासो 9वीं शताब्दी में है, वीर रस में है, और राजस्थानी भाषा है। भाषा भी महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षाओं में दलपति विजय की भाषा भी पूछ ली जाती है। और दलपति विजय ने किस, दलपति विजय खुमान रासो 9वीं शताब्दी, रस है वीर रस, राजस्थानी भाषा। नरपति नाल, नरपति नाल सभी को याद होगा, विशल देवरासो जी की रचना है नरपति नाल। तो नरपति नाल विशल देवरासो 1912 ईस्वी, 1912 ईस्वी, तो सॉरी 1212 ईस्वी। नरपति नाल विशल देवरासो 1212 ईस्वी, और 4 खंडों में है वह, और इसमें काव्य रूप वीर गीत है। आगे है नरपति नाल विशल देवरासो 1212 ईस्वी, रस है श्रृंगार रस है। जगनिक का है परमाल रासो, परमाल रासो जगनिक एक आल्हा खंड है, और इसका समय 1230 ईस्वी दिया गया है। रस है वीर रस ये भी है, परमाल रासो वीर रस है, जगनिक जी का है, और आल्हा खंड इससे माना जाता है, वीर गीत है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो सभी का सिलेबस में लगी है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, यह भी एक वीर रचना कहा जाता है इसको, वीर श्रृंगार है। इसका सर्ग कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। 69
69 सर्ग है, 69 सर्ग पृथ्वीराज रासो में है। और एक काव्य रूप प्रबंध है, केदार भट्ट जी का है। जयचंद प्रकाश केदार भट्ट जी का है और 1224 ईस्वी इसकी रचना काल माना जाता है। यह भी एक वीर काव्य है। मधुकर भट्ट का जय मयंक जस चंद्रिका, महत्वपूर्ण है यह भी। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट और जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट। तो जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट जी का है, 1243 ईस्वी इसका रचना काल माना जाता है। उसके बाद है शारंगधर हमीर रासो के रचनाकार हैं शारंगधर। तो शारंगधर जी का इसका जो रचना काल है वह अज्ञात है। और विजय पाल रासो नल सिंह जी का है। कई बार परीक्षाओं में विजय पाल रासो से संबंधित भी प्रश्न आए हैं। विजय पाल रासो नल सिंह, यह भी एक वीर काव्य है और इसकी भी रचना अज्ञात ही मानी जाती है। 42 छंद है इसमें। और सबसे पहला है कि चंद्र बरदई में देखिए सर्ग से संबंधित है, इसमें छंद नहीं है। ये पृथ्वीराज रासो में तो 69 सर्ग उसमें है। और श्रीधर जी की एक रचना है रण्यमल्ल छंद 1454 ईस्वी, यह भी एक वीर काव्य है और 70 छंद है इसमें रण्यमल्ल छंद। और भाषा जो है सो डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो रण्यमल्ल छंद श्रीधर जी का, विजय पाल रासो नल सिंह का, हम्मीर रासो सारंगधर का, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट का और जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट जी का है। बाकी बात पृथ्वीराज रासो सभी को याद ही है। नीचे के ही प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्र बरदई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो प्रमुख जो कवि हैं या प्रमुख जो आलोचक हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रथम कवि सब अपने अपने तरीके से लोगों ने माना है अपने अपने शोध के अनुसार। लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदई जो हैं वह प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका जो प्रथम रचना है पृथ्वीराज रासो मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। महाकाव्य, और ये तो बहुत बड़ी काव्य है, एक पूरी रचना, एक बहुत मोटी किताब है यह। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्र बरदई को ही कहा जा सकता है। तो मिश्र बंधु जिन्होंने चंद्र बरदई से बहुत प्रभावित हुए थे, उनकी रचनाओं से बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। हालांकि कई लोग ऐसे, कई जो विद्वान हैं इसे काल्पनिक भी कह देते हैं, कुछ समय के साथ छेड़छाड़ कह देते हैं और कई इसे वास्तविक भी मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिकता अप्रामाणिकता कुछ विद्वानों में मतभेद है। तो नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से जो कवि हुए और किन किन लोगों ने इन्हें प्रमाणिक माना, किन किन विद्वानों ने अप्रामाणिक माना, इस पर हम लोग देखेंगे। तो प्रमाणिक मानने वालों में मिश्र बंधु भी हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर है। प्रमाणिक मानने वालों में श्याम सुंदर दास जी भी हैं, कर्नल टॉड भी हैं जो प्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक मानने वालों में रामचंद्र शुक्ल जी हैं और गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी भी हैं, अप्रमाणिक मानते हैं। तो प्रमाणिक अप्रमाणिक से भी कई बार प्रश्न आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, मतलब आधा प्रमाण मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी इसे आधा प्रमाणिक मानते हैं। दशरथ ओझा आधा प्रमाणिक मानते हैं। तो प्रमाणिक मानने वाले में श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु,
मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टॉड, ये 4 जो महत्वपूर्ण विद्वान हुए, इन्होंने इन्हें प्रमाणिक माना। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टॉड, इन्होंने प्रमाणिक माना है। और अप्रमाणिक मानने वालों में सबसे पहला नाम आता है रामचंद्र शुक्ल जी। इनके समय और इनकी जो रचना में जिस प्रकार से समय दिया गया है, उस प्रकार से इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने अप्रमाणिक माने हैं। देवी प्रसाद एक आलोचक हुए, इन्होंने भी अप्रमाणिक माना। कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीरानंद ओझा, महत्वपूर्ण है यह, गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी, ये अप्रमाणिक मानते हैं। और अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा, ये पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आप सभी को याद रखना आवश्यक है। आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत धन्यवाद आप सभी को।